किस्त नंबर 39। आलिजा, मुझे मालूम नहीं। मेरा ख्याल है कि सीन ने लोगों को मरऊब करने के लिए ये बात कही होगी। अरब के कई ताकतवर कबाइल हमारे हलीफ हैं और जब तक यमन पर हमारा कब्जा है, अरब के किसी हिस्से के लोग भी एक ऐसे नबी के साथ ताउन की जुर्रत नहीं करेंगे जो हुजूर के मुतालिक इस किस्म की पेशगोइयां करता हो। हरकल के एलची एक गद्दार के अंजाम को देखकर भाग तो नहीं गए। आलिजा, उन्हें शायद अभी तक ये पता नहीं चला कि सीन अपने जुर्म की सजा भुगत चुका है। मुझे मालूम हुआ है कि वो अभी तक मेहमान खाने में उसका इंतजार कर रहे हैं। उनके साथ एक अरब है और मुझे मालूम हुआ है कि गुज़श्ता रात उसने मेहमान खाने की बजाय सीन के साथ तूरज के यहाँ क़याम किया है। मुमकिन है कि ये उसके मुतालिक कुछ जानते हों। परवेज तूरज की तरफ मतवज्जे हुआ और उसके दिमाग से अचानक शराब का नशा उतर गया। आलिजा, उसने आजिज़ होकर कहा, मैंने सीन को हुजूर का एक वफादार खादिम समझकर अपने यहाँ ठहराया था और ये बात मेरे वहम व गुमान में भी ना थी कि वो एक गद्दार बन चुका है। और उस अरब के मुतालिक भी मुझे सीन की जुबानी यही मालूम हुआ था कि वो फ़लस्तीन और मिस्र के मार्कों में हमारा साथ दे चुका है। सीन ने यह भी कहा था कि वो हबशा की मुहिम में हिस्सा लेने वाले अरब रजाकारों का सालार था। आलिजा, ऐसे आदमी के लिए आपका एक जानिसार अपने घर का दरवाज़ा बंद नहीं कर सकता। परवेज ने कहा, हमने यरूशलेम की जंग के अयाम में एक अरब नौजवान को सीन के हमरा देखा था और शायद हमने उसे इनाम भी दिया था। अगर ये वही है तो उसे भागने का मौका नहीं मिलना चाहिए। हम किसी मुनासिब वक्त पर उससे मुलाकात करेंगे। मुमकिन है हमें सीन की साजिशों के मुतालिक मजीद मालूमात हासिल हो सके। अगर वो भागने की कोशिश करे तो उसे गिरफ्तार कर लो। तूरज ने पहली बार कदरे जुर्रत से काम लेते हुए सवाल किया। आलिजा, कैसर के एलचियों के मुतालिक आपका क्या हुक्म है? इस वक्त हम कोई फैसला नहीं कर सकते। सरेदस्त हमारा यही हुक्म है कि उनमें से किसी को भागने का मौका नहीं मिलना चाहिए। आज तुम एक गद्दार का अंजाम देख चुके हो, कल हमें ये इतला नहीं मिलनी चाहिए कि उसके साथी तुम्हारी आंखों में धूल झोंक कर फरार हो चुके हैं। तूरज कुछ कहना चाहता था, लेकिन परवेज की चहीती मलका अचानक अकब के दरवाजे से पर्दा उठाकर कमरे में दाखिल हुई और उसने मसनद के करीब पहुंचकर तहकमाना अंदाज में कहा, शहंशाह अली तबार को तखलिये की जरूरत है। हाज़रीन मजलिस परेशानी की हालत में कभी परवेज और कभी मलका की तरफ देख रहे थे। परवेज ने इस्तराब की हालत में मलका की तरफ देखा, लेकिन उसकी निगाहों का एहतजाज मलका शीरीं को मुतासिर न कर सका। वो कदरे बरहम होकर चिल्लाई, तुमने सुना नहीं कि आलम पनाह को तखलिये की जरूरत है? हाज़रीन यके बाद दीगरे वहां से खिसकने लगे और आन की आन में कमरा खाली हो गया। मलका ने कर्ब अंगेज लहजे में सवाल किया, आलम पनाह, क्या ये दुरुस्त है कि आप सीन को मौत की सजा दे चुके हैं? परवेज ने आज़रदा होकर जवाब दिया, मलका बैठ जाओ, हमें परेशान ना करो। तो ये दुरुस्त है? हाँ, ये दुरुस्त है, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि वो कौन गुस्ताख है जो इस वक्त तुम्हारे आराम में मुखल हुआ है। ईरान की मलका ऐसी बातों से बेखबर नहीं रह सकती। मेरे महल के दरवाजे उन लोगों के लिए बंद नहीं हो सकते जो ये महसूस करके मेरी तरफ दौड़ते हैं कि मैं उनके हुक्मरान को किसी गलती से रोक सकती हूँ। आलिजा, मुझे यकीन नहीं आता कि आप सीन जैसे जानिसार की मौत का हुक्म दे सकते हैं। मलका, तुम उस गद्दार के मुतालिक कुछ नहीं जानती। जब तुम्हें सारे हालात मालूम होंगे तो तुम्हें यह इत्मीनान हो जाएगा कि सीन के मुतालिक हमारा फैसला दुरुस्त था। लेकिन इस वक्त बहस से कोई फायदा नहीं, हमारे हुक्म की तामील हो चुकी है। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि मेरे शौहर को दोस्त और दुश्मन की तमीज नहीं रही। हमें परेशान न करो शीरीं, हमें आराम की जरूरत है। परवेज ये कहकर मसनद से उठा और अकब के कमरे में चल दिया और शीरीं की खूबसूरत आंखों में आंसू छलकने लगे। जिस वक्त महल का दारोगा परवेज को सीन की मौत की इतला दे रहा था, क्लाडियूस और आसिम शाही मेहमान खाने के दरवाजे पर खड़े आपस में बातें कर रहे थे और साइमन और विलेरस बेचैनी की हालत में चंद कदम दूर मेहमान खाने के कुशादा सहन में टहल रहे थे। क्लाडियूस ने कहा, आसिम, उन्हें बहुत देर हो गई है, मैं बहुत परेशान हूँ। काश मुझे मालूम होता कि इस वक्त किसरा के दरबार में क्या हो रहा है। आसिम ने जवाब दिया, परेशान होने की कोई बात नहीं, वो बचपन के दोस्त हैं। मुझे यकीन है कि किसरा ने उसे खाने के लिए रोक लिया होगा। लेकिन उन्होंने कहा था कि अगर शहंशाह का तर्ज अमल हौसला अफजा हुआ तो मैं ये कोशिश करूंगा कि तुम्हें आज ही बुला लिया जाए। आसिम ने कहा, दिन के वक्त किसरा की महफिलें इतनी तवील नहीं होती। मुमकिन है कि सीन वहां से फारिग होने के बाद तूरज के पास चले गए हों। काश मैं तुम्हारे पास आने की बजाय वहीं ठहर कर उनका इंतजार करता।
तूरज उनके साथ नहीं गया था? नहीं, तूरज को शहर से बाहर फौज के पड़ाव में कुछ काम था। उसने सीन से ये कहा था कि मैं वापसी पर मेहमान खाने में तुम्हारे साथियों से मुलाकात करूंगा। अब मुमकिन है कि वो शहंशाह के दरबार में चला गया हो और वहीं से सीन को अपने साथ लेकर घर पहुंच गया हो, लेकिन मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि अगर कोई अच्छी खबर होती तो वो हमारे पास जरूर आते। आसिम ने कहा, मैं तूरज के यहाँ जाकर पता करता हूँ। मुमकिन है कि वहाँ मेरे लिए कोई इतला आई हो। उनका घर शहर की दूसरी तरफ है। मैं घोड़े पर जाता हूँ। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। क्लाडियुस ये कहकर आसिम के साथ अस्तबल की तरफ चल दिया। सेहन से गुजरते हुए वो साइमन और विलेरस के करीब रुके और आसिम ने कहा, हम तूरज के घर जा रहे हैं। मुमकिन है कि वो शहंशाह से मुलाकात के बाद वहां पहुंच गए हों। साइमन ने कहा, आम हालात में सीन को सीधा हमारे पास आना चाहिए था। मेरे ख्याल में हम इधर उधर भागने की बजाय महल के दरवाजे पर खड़े अज़्ने बारियाबी के मुंतज़िर हों। मैं इस मेहमान खाने में कई बादशाहों के एलची देख चुका हूँ जो कई कई हफ्तों और महीनों से मुलाकात के लिए किसरा के हुक्म का इंतजार कर रहे हैं। आसिम कुछ कहना चाहता था, लेकिन अचानक एक सरपट सवार सहन में दाखिल हुआ और वो मुस्तरब सा होकर उसकी तरफ देखने लगा। ये सवार सीन के उन सिपाहियों में से एक था जो शहर से बाहर लश्कर के पड़ाव में ठहरे हुए थे। वो आसिम और उसके साथियों के करीब पहुंचकर घोड़े से कूद पड़ा और चिल्लाया, आपने सिपा सालार के मुतालिक कुछ सुना? वो इस्तराब की हालत में एक दूसरे की तरफ देखने लगे। बिल आखिर आसिम ने सहमी हुई आवाज में कहा, तुम्हारी सूरत बता रही है कि तुम कोई अच्छी खबर नहीं लाए। सिपाही ने करबंगेज लहजे में कहा, वो मर चुके हैं। वो देर तक सकते के आलम में उसकी तरफ देखते रहे। फिर अचानक आसिम ने आगे बढ़कर अपने दोनों हाथ सिपाही के कंधे पर रख दिए और उसे बेदर्दी के साथ झिंझोड़ते हुए कहा, तुम झूठ कहते हो, ये कभी नहीं हो सकता। तुम पड़ाव में थे और वो किसरा के पास गए हुए थे। पड़ाव में उनकी मौत की अफवाह किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी। सिपाही की आंखों में आंसू छलक रहे थे। उसने बड़ी मुश्किल से अपनी सिसकियां जब्त करते हुए कहा, काश ये खबर गलत होती। जब पड़ाव में कोहराम मचा हुआ था तो हम भी यही समझे थे कि यह खबर गलत है, लेकिन मैं शहर के एक चौराहे में उनकी लाश देख चुका हूँ। आसिम ने एक डूबते हुए इंसान की तरह तिनकों का सहारा लेने की कोशिश की। तुम्हें यकीन है कि तुम्हारी आंखों ने धोखा नहीं खाया? मैंने जो लाश देखी है उसे पहचानना नामुमकिन है। वो खाल के बगैर थी और गिद्ध उसे नोच रहे थे, लेकिन वहां जमा होने वाले लोग चिल्ला रहे थे कि ये सीन की लाश है। सीन के चंद देरीना दोस्त जिन्हें मैं जानता हूँ वहां मौजूद थे और वो रो रहे थे। मैं उनसे तमाम वाकयात पूछ कर आया हूँ। मैं जिलाद से भी मिल चुका हूँ जिसे जिंदा उनकी खाल उतारने का हुक्म दिया गया था। फौज के एक अफसर ने मुझे उनके कपड़े भी दिखाए थे। जब लोगों को मालूम हुआ कि मैं उनके साथ आया हूँ तो वो मेरे गिर्द जमा हो गए। वो मुझसे पूछ रहे थे कि सीन शहंशाह का गद्दार कैसे बन गया और वो बगावत पर आमादा हो चुका था तो यहाँ क्यों आया था। क्या ये दुरुस्त है कि वो कैसर के साथ मिल गया था? मुझे मालूम नहीं कि मैंने जुनून की हालत में क्या कुछ कह डाला। पास ही एक काहिन लोगों को ये समझा रहा था कि अगर ईरान के लश्कर की क़यादत उस गद्दार को ना सौंपी जाती तो अब तक कुस्तुनतुनिया फतह हो चुका होता। हमने शहंशाह को बार बार यह समझाने की कोशिश की थी कि एक रूमी औरत का खामंद ईरान का वफादार नहीं हो सकता, लेकिन किसरा इस गद्दार के खिलाफ कोई बात सुनने के लिए तैयार ना था। मैं पूरी कुव्वत के साथ चिल्लाया, ये झूठ है, सीन गद्दार नहीं था। गद्दार वो हैं जो ईरान के एक अजीम सिपाही की मौत पर खुशियां मना रहे हैं। बाज लोग मेरी बोटियां नोचने के लिए तैयार हो गए, लेकिन एक अफसर ने सिपाहियों की मदद से उन्हें एक तरफ धकेल दिया और फिर मुझसे कहा, मैं सीन का दोस्त हूँ और तुम्हारे जज्बात की कदर करता हूँ, लेकिन अब इस जगह शोर मचाने से कुछ हासिल नहीं होगा। अगर तुम इस जगह सीन के साथ चंद और बेगुनाहों की लाशें नहीं देखना चाहते तो यहाँ से भाग जाओ। इस वक्त तुम्हारे साथियों के लिए पड़ाव से ज्यादा कोई जगह महफूज नहीं। चुनाचे मैं अपने साथियों के साथ वहां से भाग निकला, लेकिन थोड़ी दूर जाकर मैंने महसूस किया कि आपको इत्तला देना जरूरी है और मैं उन्हें छोड़कर आपके पास आ गया हूँ। आसिम ने कर्ब की हालत में अपनी मुट्ठियां भींचते हुए कहा, अगर सीन कत्ल हो चुका है तो उसका कातिल परवेज नहीं बल्कि मैं हूँ। मैंने ही उसे मौत का रास्ता दिखाया। मैंने ही उसे सुलह का एलची बनकर यहाँ आने पर मजबूर किया था। काश मैं उसके साथ होता। काश उससे पहले मेरी खाल उतार दी जाती और मैं उसे ये कह सकता कि मैं जुर्म में ही नहीं बल्कि सजा में भी तुम्हारे साथ शरीक हूँ। सीन को अपने मुस्तकबिल के मुतालिक कोई गलत फहमी थी। उसे खलकदून से रवाना होते वक्त भी इस बात का यकीन ना था कि वो मौत के दरवाजे पर दस्तक देने जा रहा है। क्लाडियुस ने विलेरस से मुखातिब होकर कहा, तुम अस्तबल से आसिम का घोड़ा ले आओ।
जल्दी करो। विलेरिस अस्तबल की तरफ भाग गया और क्लाडियुस ने आसिम के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, आसिम, अब तुम्हें हिम्मत से काम लेना पड़ेगा। हम जिस मकसद के लिए यहाँ आए हैं उसकी तकमील के बगैर वापस नहीं जाएंगे, लेकिन मौजूदा हालात में मैं तुम्हें एक लम्हा के लिए भी यहाँ ठहरने का मशवरा नहीं दूंगा। खुदा के लिए तुम यहाँ से निकल जाओ और सीन की बीवी और बेटी की हिफाजत की फिक्र करो, वरना मुझे डर है कि किसरा सीन के वहशियाना कत्ल को जायज साबित करने के लिए उन्हें भी किसी साजिश में मुलवस करने की कोशिश करेगा। अगर तुम किसी ताखीर के बगैर वहां पहुंच जाओ तो तुम्हारे लिए उन्हें बासफोरस के पार पहुंचा देना मुश्किल नहीं होगा। वहां कोई तुम पर शक नहीं करेगा। अगर तुमसे पहले सीन के कत्ल की खबर वहां पहुंच गई तो खलकदून के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद होंगे और तुम उनकी कोई मदद नहीं कर सकोगे। यहाँ रहकर तुम हमारी कोई मदद नहीं कर सकते। मुझे बदतरीन हालात में भी किसरा से ये तवक्को नहीं कि वो हमें मौत या कैद की सजा देगा। हम एक हार मानने वाले हुक्मरान के एलची हैं। हमारे साथ बड़ी से बड़ी बदसलूकी ये हो सकती है कि हमें धक्के देकर दस्तगद से निकाल दिया जाए, लेकिन तुम्हारा मामला हमसे मुख्तलिफ है। तुम सीन के दोस्त हो और वो तुम्हें किसी नेक सलूक का मुस्तहिक नहीं समझेंगे। अगर हमारा अंजाम इंतहाई इबरतनाक हो तो भी तुम हमारी कोई मदद नहीं कर सकते। लेकिन आसिम के ज़हनी और जिस्मानी कुआ शल हो चुके थे और वो पथराई हुई आंखों से क्लाडियुस की तरफ देख रहा था। क्लाडियुस ने उसे झिंझोड़ते हुए कहा, आसिम, अगर तुमको अपनी जान की परवाह नहीं तो कम से कम यही ख्याल करो कि तुम इस दुनिया में फस्तीना का आखिरी सहारा हो। आसिम ने चंद बार फस्तीना का नाम दोहराया और उसके दिल में जिंदगी की हल्की हल्की धड़कनें बेदार होने लगीं। फिर उसने मुड़कर देखा, विलेरिस उसका घोड़ा लिए आ रहा था। उसने अचानक भागकर उसके हाथ से घोड़े की बाग पकड़ ली, लेकिन फिर तजब्जुब की हालत में अपने साथियों की तरफ देखने लगा। क्लाडियुस चिल्लाया, अब सोचने का वक्त नहीं आसिम, खुदा के लिए जल्दी करो। सिपाही ने अपने घोड़े पर कूदते हुए कहा, चलिए मैं आपके साथ चलता हूँ। आसिम एक गहरी सांस लेने के बाद घोड़े पर सवार हो गया, लेकिन अभी वो बैरूनी दरवाजे से चंद कदम दूर थे कि चंद मुसल्लह सिपाही नमूदार हुए और नेज़े तान कर उसके सामने खड़े हो गए। अगर आसिम को भाग निकलने की कोई उम्मीद होती तो शायद वो 2-4 आदमियों को कुचल डालने से भी दरेग ना करता, लेकिन आज वो कुव्वत फैसला जो उसे पहाड़ों से टक्कर लेने पर आमादा करती थी जवाब दे चुकी थी, और खून जो खतरात के वक्त उसकी रगों में बिजली बनकर दौड़ता था मुंजमद हो चुका था। प्यादा सिपाहियों से पीछे कुशादा सड़क पर भी चंद सवार दिखाई दे रहे थे। उसने अपने घोड़े की बागें खींच ली और एक सानिया सूरत हाल का जायजा लेने के बाद अपने साथी से कहा, अब भागने की कोशिश बेसूद है। एक खुशवज़ा नौजवान जो इन सिपाहियों का अफसर मालूम होता था आगे बढ़ा और उसने कहा, तुम बाहर नहीं जा सकते। एक आदमी का रास्ता रोकने के लिए तुम्हें इतनी फौज जमा करने की जरूरत न थी। आसिम ये कहकर अपने घोड़े से उतर पड़ा। अफसर ने कुछ कहे बगैर एक सिपाही को हाथ से इशारा किया और उसने आगे बढ़कर घोड़े की बाग पकड़ ली। दूसरा सिपाही आसिम के साथी की तरफ बढ़ा और वो भी अपने घोड़े से उतर पड़ा। नौजवान अफसर ने कहा, इन्हें कैद खाने में ले जाओ। सिपाहियों ने आसिम और उसके साथी को एक तंग घेरे में ले लिया तो क्लाडियुस ने, जो अपने साथियों की तरह दम बखुद होकर यह मंजर देख रहा था, अचानक आगे बढ़कर ईरानी अफसर से सवाल किया, क्या मैं इनकी गिरफ्तारी की वजह पूछ सकता हूँ? अफसर ने बेपरवाही से जवाब दिया, मैं तुम्हें सिर्फ ये बता सकता हूँ कि अगर तुम्हारे साथियों में से किसी और ने भागने की कोशिश की तो हम उसे भी कैद खाने में भेजने पर मजबूर हो जाएंगे। क्लाडियुस ने कहा, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हम भागने की नीयत से यहाँ नहीं आए, और अगर आप आसिम को हमारे पास छोड़ दें तो हम इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं। आसिम ने घूर कर क्लाडियुस की तरफ देखा और रूमी जुबान में कहा, यहाँ मेरा काम खत्म हो चुका है, लेकिन तुम्हारे हिस्से का काम अभी बाकी है। मुमकिन है कि सीन की मौत पर ईरानी लश्कर के सरकर्दा अफसरों का रद्द अमल किसरा को तुम्हारी बातें सुनने पर मजबूर कर दे, इसलिए मेरी हिमायत में जुबान खोलकर अपनी मुश्किलात में इजाफा करने के सिवा तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। अफसर ने सिपाहियों से मुखातिब होकर कहा, तुम क्या देख रहे हो, इसे ले जाओ। आसिम सिपाहियों की नंगी तलवारों के पहरे में चंद कदम चलने के बाद अचानक रुका और अफसर की तरफ मुड़कर देखते हुए बुलंद आवाज में बोला, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। अफसर जल्दी से आगे बढ़कर बोला, मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हारी कोई मदद न कर सकूंगा। आसिम ने कहा, मुझे मालूम है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस गरीब सिपाही का मेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं। ये सीन के मुहाफिज दस्ते के साथ पड़ाव में ठहरा हुआ था। वहाँ उसने सीन के कत्ल की इतला सुनी, शहर में जाकर इस खबर की तस्दीक की और ये समझकर मेरे पास चला आया कि मैं सीन का एक वफादार दोस्त और साथी हूँ।
یہ بات اس کے ذہن میں بھی نہیں آ سکتی تھی کہ سین کے کسی دوست کو اس کی موت کی اطلاع دینے کے بعد یہ اس مصیبت میں پھنس جائے گا، اس لیے آپ اسے میرے ساتھ شامل نہ کریں۔ افسر کچھ دیر سوچنے کے بعد ایک ساتھی سے مخاطب ہوا، تم اسے پڑاؤ میں لے جاؤ اور وہاں اسے کڑی نگرانی میں رکھو۔ پہرے داروں کو اس کے باقی ساتھیوں کے متعلق بھی ہدایت کر دو کہ وہ حکم ثانی ان میں سے کسی کو بھی پڑاؤ سے باہر نکلنے کی اجازت نہ دے، اور یہ گھوڑے بھی اپنے ساتھ لے جاؤ، تمہارے ساتھ 5 سپاہی کافی ہوں گے۔ پھر وہ عاصم کی طرف متوجہ ہوا، اب تم کچھ اور کہنا چاہتے ہو؟ ہاں، اگر ہو سکے تو آپ ان معزز رومیوں کو بلا وجہ کوئی تکلیف نہ دیں۔ یہ کیسر کی طرف سے صلح کا پیغام لے کر آئے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ کسریٰ کو صلح اور امن کی اہمیت محسوس کرنے میں زیادہ دیر نہ لگے۔ افسر نے جواب دیا، میں تمہیں صرف یہ یقین دلا سکتا ہوں کہ کسریٰ کے حکم کے بغیر ان لوگوں کا بال تک بیکا نہیں ہوگا، لیکن شرط یہ ہے کہ ان میں سے کوئی بھاگنے کی کوشش نہ کرے۔ عاصم نے احسان مندی سے ایرانی افسر کی طرف دیکھا اور سپاہیوں کے پہرے میں وہاں سے چل دیا۔ عاصم 5 دن سے دستگرد کے قلعہ نما قید خانے کی تنگ و تاریک کوٹھڑی میں پڑا ہوا تھا، اور خوف و اضطراب کے یہ ایام اسے مہینوں اور برسوں سے زیادہ طویل محسوس ہوتے تھے۔ یہ قید خانہ سینکڑوں زندہ انسانوں کا قبرستان تھا، اور یہاں کئی لوگ ایسے تھے جو طویل قید کی صعوبتوں کے باعث ذہنی توازن سے محروم ہو چکے تھے، اور عاصم آس پاس کی کوٹھڑیوں سے ان کے مہیب کہے اور روح فرسا چیخیں سنا کرتا تھا۔ اپنی زندگی کے بدترین ادوار میں بھی اس نے امید کا دامن نہیں چھوڑا تھا، لیکن اب وہ سارے چراغ جو اس نے اپنے آنسوؤں سے روشن کیے تھے بجھ چکے تھے۔ وہ اپنے ماضی کی ساری پونجی اس قید خانے سے باہر چھوڑ آیا تھا، اور مستقبل کے متعلق اس کے حوصلے اور ولولے اس کوٹھڑی کی 4 دیواری کے اندر محبوس ہو کر رہ گئے تھے۔ ماضی کے جن ناہموار راستوں پر اس نے اپنے پاؤں کے نشان چھوڑے تھے، وہ سب اس جگہ پر پہنچ کر ختم ہو جاتے تھے۔ کبھی کبھی چند لمحات کے لیے اس کی بے چین روح ہزاروں میل دور ان حسین اور دلکش نخلستانوں، وادیوں اور میدانوں کے طواف کرتی جہاں سرمست ہوائیں آزادی کے گیت گاتی تھیں، درخت جھومتے اور پھول کھلتے تھے۔ لیکن اچانک اس کوٹھڑی کی دیواریں اس کی نگاہوں کے سامنے حائل ہو جاتی، اور وہ دنیا جس پر سورج اپنے نور کے خزانے لٹاتا تھا، جسے چاند کی ضیاء پاشیاں دلکشی اور رعنائی عطا کرتی تھیں، اور جس پر ستاروں کی مسکراہٹیں نچھاور ہوتی تھیں، اسے ماضی کا ایک بھولا ہوا خواب اور ایک وہم محسوس ہونے لگتا تھا۔ پھر جب اس کا دم گھٹنے لگتا تو وہ اٹھ کر تنگ 4 دیواری کے اندر ٹہلنا شروع کر دیتا۔ آس پاس کی کوٹھڑیوں سے اسے کسی کا مہیب کہا یا کسی کی بھیانک چیخ سنائی دیتی، اور وہ نڈھال سا ہو کر بیٹھ جاتا۔ کیا میں زندہ رہوں گا؟ کیا زندگی یہی ہے؟ کیا میرے لیے اس سے بہتر موت نہیں ہو سکتی تھی؟ آخر میں یہاں کیوں آیا تھا؟ جب تک مجھے سین کے قتل کی اطلاع نہیں ملی تھی، مجھے یہ اطمینان تھا کہ میں کوئی بڑا کارنامہ سر انجام دے رہا، لیکن اب مجھے یہ ساری باتیں ایک مذاق معلوم ہوتی ہیں۔ میں ایک ایک قدم چل کر اپنی تباہی کی آخری منزل تک پہنچا ہوں۔ آخر روم اور ایران کی جنگ یا صلح سے میرا کوئی تعلق تھا؟ میں نے یہ کیوں سوچا کہ میں اس دنیا کی ساری مصیبتوں کا علاج کر سکتا ہوں؟ یہ میرے بس کی بات نہیں۔ خلقدون سے روانہ ہوتے وقت اس کو اس بات کا یقین تھا کہ وہ موت کے دروازے پر دستک دینے جا رہا ہے۔ وہ کون سا جذبہ تھا جو اسے یہاں تک لے آیا تھا؟ اگر میں اس کے پاس نہ آتا، اگر صلح کا ایلچی بننے پر اسے آمادہ نہ کرتا، تو یہ حالات کیوں پیدا ہوتے؟ پھر انتہائی کرب کی حالت میں وہ اپنی مٹھیاں بھینچ کر چلاتا، میں سین کا قاتل ہوں۔ میں نے اسے وہ منزل دکھائی تھی جہاں موت اس کا انتظار کر رہی تھی، لیکن مجھے کیا کرنا چاہیے تھا؟ میں کیا کر سکتا تھا؟ جب ذہنی اذیت ناقابل برداشت ہو جاتی تو پھر ایک بار تصورات کی دنیا میں کوئی جائے پناہ تلاش کرتا۔ اس کی روح خلقدون کے قلعے کا طواف کرنے لگتی۔ فسطینہ کسی گوشے سے نمودار ہوتی اور وہ سراپا عجز و انکسار بن کر کہتا، فسطینہ، میں تمہارا مجرم ہوں، کاش میں تمہارے باپ کو دستگرد جانے کا مشورہ نہ دیتا۔ مجھے معاف کر دو فسطینہ، میری طرف دیکھو، اس دنیا میں تمہارے سوا میرا کوئی نہیں، میں سب کچھ کھو چکا ہوں، لیکن تم میری ہو، تم میری ہو۔ اب میں روم اور ایران کی بجائے صرف تمہارے متعلق سوچوں گا۔ فسطینہ، مجھے معاف کر دو، میں تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا، میں تمہاری سسکیاں نہیں سن سکتا۔ پھر جب اس کی آواز چیخوں میں تبدیل ہونے لگتی، وہ دہشت زدہ ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگتا۔ اس کے خیالات کا تسلسل ٹوٹ جاتا اور حسین سپنوں کے موتی بکھر جاتے۔ باہر کی دنیا پھر ایک بار کوٹھڑی میں دیواروں کے ادھر روپوش ہو جاتی۔
لیکن کچھ دیر بعد اسے پھر یہ محسوس ہونے لگتا کہ فسطینہ اس کی روح کی گہرائیوں سے نکل کر ایک بھیانک خلا کو پر کر رہی ہے، اور اس کے آنسو اور اس کی مسکراہٹیں اس کے دل میں زندہ رہنے کی خواہش بیدار کر رہے ہیں۔ ہر روز ایک بار اس کی کوٹھڑی کا دروازہ کھلتا اور پہرے دار عاصم کو کھانا اور پانی دے کر چلے جاتے۔ شروع کے 2 دن اس نے کھانے کو ہاتھ نہیں لگایا، لیکن تیسرے دن قید خانے کا ایک افسر اس کے پاس آیا اور اس نے کہا، ہمیں تورج کا حکم ہے کہ تمہیں یہاں کوئی تکلیف نہ دی جائے، اور ہم نے تمہارے لیے عام قیدیوں سے بہتر خوراک کا انتظام کیا تھا، لیکن مجھے معلوم ہے کہ تم کھانے کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ یہاں فاقہ کشی سے صرف وہ قیدی مرنے کی کوشش کرتے ہیں جو چاروں طرف سے مایوس ہو چکے ہوں۔ اگر تورج جیسے لوگ تمہارے ہمدرد ہیں تو تمہیں اس قدر مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ جو شخص سین کا ساتھی رہ چکا ہو اسے اس قدر بددلی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ مجھے یقین ہے کہ فوج میں سین کے بے شمار ساتھی تمہاری رہائی کی کوشش کریں گے۔ اگر تم نے اس دنیا کی تمام دلچسپیوں سے منہ نہیں موڑ لیا تو تمہیں زندہ رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کسریٰ کو اپنی رائے تبدیل کرنے میں دیر نہیں لگتی۔ ہم نے کئی وزیروں اور کئی سپاہ سالاروں کو تختہ دار پر لٹکتے دیکھا ہے، اور کئی خوش نصیب قیدیوں پر انعامات کی بارش ہوتے دیکھی ہے۔ عاصم نے ملتجی ہو کر کہا، آپ تورج کو میرا یہ پیغام دے سکتے ہیں کہ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں؟ میں تورج کو تمہارا پیغام پہنچا دوں گا، لیکن موجودہ حالات میں شاید وہ کھلے بدوں تم سے ملاقات نہ کر سکیں۔ شاید تم کو چند ہفتے یا چند مہینے انتظار کرنا پڑے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی دن وہ تمہاری رہائی کا حکم لے کر یہاں پہنچ جائیں۔ قید خانے کا افسر عاصم کی ظلمت کدہ میں امید کی ہلکی سی روشنی چھوڑ کر چلا گیا۔ چنانچہ اس نے پہلی بار پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور دیوار سے ٹیک لگا کر اپنی رہائی کی تدبیر سوچنے لگا۔ چھٹے روز 4 مسلح پہرے داروں نے عاصم کو اس کی کوٹھڑی سے نکالا اور قید خانے کے داروغہ کی قیام گاہ کے ایک کشادہ کمرے میں لے گئے۔ وہاں داروغہ کے علاوہ تورج اور ایک عمر رسیدہ آدمی جو اپنے لباس سے ایران کے طبقہ اعلیٰ کی نمائندگی کرتا تھا اس کے منتظر تھے۔ تورج نے پہرے داروں کو ہاتھ سے اشارہ کیا اور وہ کمرے سے باہر نکل گئے۔ پھر وہ عاصم کی طرف متوجہ ہوا۔ تم ایرج کو اچھی طرح جانتے ہو؟ جی ہاں، وہ سین کے کسی دوست یا رشتہ دار کا بیٹا تھا اور میں اس سے کئی بار ملا تھا۔ تمہیں معلوم ہے کہ وہ قتل ہو چکا ہے؟ جی ہاں، وہ آوار کے ہاتھوں میری آنکھوں کے سامنے قتل ہوا تھا۔ تورج نے بوڑھے آدمی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ ایرج کے والد ہیں اور اپنے بیٹے کے قتل کی افواہ سننے کے بعد مدائن سے یہاں پہنچے ہیں۔ عاصم نے بوڑھے سے مخاطب ہو کر کہا، مرتے وقت آپ کے بیٹے کا سر میری گود میں تھا، مجھے افسوس ہے کہ میں اس کی جان نہ بچا سکا۔ بوڑھا کچھ دیر کرب کے عالم میں عاصم کی طرف دیکھتا رہا۔ بالآخر اس نے سنبھلنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، ایرج نے مجھے بتایا تھا سین کے گھر میں ایک عرب کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے۔ پھر شاید تم حبشہ کی مہم پر چلے گئے تھے اور اس کے بعد لاپتہ ہو گئے تھے۔ اگر تم وہی ہو تو میں تمہاری اطلاع پر یقین کر سکتا ہوں، لیکن اگر میرے بیٹے کو سیتھین لوگوں نے قتل کیا تھا تو تم وہاں کیسے پہنچ گئے تھے؟ عاصم نے جواب دیا، یہ ایک طویل داستان ہے۔ میں حبشہ کے راستے میں زخمی ہو گیا تھا اور میرے ساتھی مجھے سخت بخار کی حالت میں پیچھے چھوڑ گئے تھے۔ پھر جب میں بے ہوش تھا تو ایک رومی غلام اور ایک قبطی ملاح مجھے بابلیون پہنچانے کی بجائے دریائے نیل کے راستے سمندر تک لے گئے اور وہاں سے مجھے ایک رومی جہاز پر سوار کرا کے قسطنطنیہ پہنچا دیا گیا۔ یہ رومی غلام ایک نہایت با اثر خاندان کا چشم و چراغ تھا اور قسطنطنیہ میں میرے ساتھ اس کا برتاؤ نہایت فیاضانہ تھا۔ قسطنطنیہ سے مجھے اس کے ساتھ اس شہر میں جانا پڑا جہاں کیسر اور آوار قبائل کے خاقان کی دوستانہ ملاقات ہونے والی تھی۔ مجھے معلوم نہ تھا کہ اس جگہ ایرج کے ساتھ میری آخری ملاقات ہوگی۔ بوڑھے نے کہا، لیکن تم کہتے ہو کہ میرا بیٹا آوار کے ہاتھوں قتل ہوا ہے؟ جی ہاں، وہ کیسر پر اچانک حملہ کرنے کی نیت سے وہاں جمع ہوئے تھے، لیکن رومیوں پر حملہ کرنے سے پہلے انہوں نے آپ کے بیٹے کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ ایرج خاقان کے پاس ایک ایلچی کی حیثیت سے گیا تھا، اس کا کوئی ساتھی بھی واپس نہیں آیا۔ میں نے وہاں کسی اور ایرانی کو نہیں دیکھا۔ ممکن ہے کہ وہ ایرج سے پہلے قتل کیے جا چکے ہوں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ابھی تک خاقان کی قید میں ہوں۔ وحشی آوار کے ضابطہ اخلاق میں ایک ایلچی کو موت کے گھاٹ اتار دینا ایک معمولی بات ہے۔ اگر سین جیسے آدمی کو اس جرم پر قتل کیا جا سکتا ہے کہ وہ کیسر کے ایلچیوں کو کسریٰ کی شرائط پر صلح کے لیے آمادہ کرنے یہاں آیا تھا، تو آوار نے ایرج کو قتل کرنے کا بھی کوئی جواز نکال لیا ہوگا۔ ممکن ہے کہ انہیں ایرج کی کسی بات پر شبہ ہو گیا ہو۔
आसिम को इस बात का पूरा एहसास था कि अगर उसने ईरज के साथ अपनी मुलाकात की तफसीलात जाहिर करने की कोशिश की तो ये मसला ज्यादा उलझ जाएगा और उस पर तरह तरह के शुबहात किए जाएंगे। चुनाचे तूरज और ईरज के बाप के मुतअद्दिद सवालात के जवाब में उसने ये कहकर बात खत्म कर दी कि जनाब, मैं ये नहीं जानता कि आपका बेटा हरकलिया क्यों आया था। मैं ये भी नहीं जानता कि सैथियन उसके दुश्मन क्यों हो गए। मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि उसने सैथियन सिपाहियों के नरगे से निकलकर उस तरफ भागने की कोशिश की थी जहाँ रूमी सिपाही खड़े थे, लेकिन कबल इसके कि रूमी उसकी कोई मदद कर सकते, वो एक सैथियन सवार के नेज़े से जख्मी होकर गिर पड़ा। उसके बाद खाकान के तूफानी दस्ते वहाँ पहुँच गए और उन्होंने रूमियों पर हमला कर दिया। अब रहा ये सवाल कि उन्होंने आपके बेटे को कत्ल क्यों किया। इसका सही जवाब सिर्फ वो लोग दे सकते हैं जो ईरज के साथ गए थे, लेकिन मेरा ख्याल है कि उनमें से कोई भी जिंदा नहीं होगा। बूढ़े ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, क्या यह मुमकिन नहीं कि मेरे बेटे को रूमियों ने कत्ल किया हो? आसिम ने कदरे परेशान होकर जवाब दिया, अगर रूमी इस कत्ल के मुजरिम होते तो मुझे आवार को इसके कत्ल का इल्जाम देने की क्या जरूरत थी? तुम रूमियों के साथी हो। आसिम ने करबंगेज लहजे में जवाब दिया, मैं सिर्फ सीन का साथी था और मैं समझता था कि सीन के दोस्त मेरे दोस्त और सीन के दुश्मन मेरे दुश्मन हैं, लेकिन सीन मर चुका है और अब मेरा कोई दोस्त या दुश्मन नहीं। मुझे अफसोस है कि मैं ईरज की मौत के असबाब के मुतालिक आपकी तसल्ली नहीं कर सका, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि उसे सैथियन ने कत्ल किया और मरते वक्त जब मैंने उसे सहारा देने की कोशिश की थी तो मेरे मुतालिक उसके तासुरात एक दोस्त और भाई के तासुरात से मुख्तलिफ ना थे। हम दोनों को इस बात का अफसोस था कि जिंदगी में हम एक दूसरे के करीब क्यों ना आ सके। मैंने ये बातें आपको खुश करने के लिए नहीं की। मैं ये जानता हूँ कि अब आपकी खुशी या नाराजगी मेरी किस्मत पर असरअंदाज नहीं हो सकती। मुझे यकीन है कि तुम झूठ नहीं कहते और मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। मुझे सिर्फ इस बात का अफसोस है कि मैं उस शख्स की कोई मदद नहीं कर सकता जिसने मेरे बेटे को मरते वक्त सहारा दिया था। ईरज का बाप ये कहकर गौर से आसिम की तरफ देखने लगा, फिर अचानक उसकी आंखों में आंसू उमड़ आए और वो उठकर कमरे से बाहर निकल गया। तूरज ने कैद खाने के दारोगा से मुखातिब होकर कहा, तुम इन्हें दरवाजे तक छोड़ आओ, मैं कैदी से चंद जरूरी बातें पूछना चाहता हूँ। दारोगा ने तूरज के हुक्म की तामील की और वो कदरे तवक्कुफ के बाद आसिम से मुखातिब हुआ। जब एक आदमी शेर के मुंह में अपना सर दे चुका हो तो उसके बेहतरीन दोस्त भी उसकी कोई मदद नहीं कर सकते। मैं सीन के मामले में बेबस था, लेकिन तुम्हारा मामला उससे मुख्तलिफ है। तुम अगर होश से काम लो तो शायद अपनी जान बचा सको। अगर तुम मेरी नसीहत पर अमल करो तो मुमकिन है कि शहनशाह कुछ अरसा बाद तुम्हें कैद खाने से आज़ाद करने पर रजामंद हो जाए। मेरी बात गौर से सुनो, सीन का खून रायगान नहीं गया। हमें मुल्क के कई शहरों से इस किस्म की इतलात मिली हैं कि शहनशाह के बाज़ दुश्मन सीन को मजलूम साबित करके लोगों को बगावत पर उकसा रहे हैं। इसके अलावा फौज में एक अंसर ऐसा है जो जंग की तवालत से तंग आ चुका है। कल शहनशाह ने पहली बार दस्तगत के उमरा और फौज के आला अफसरों से ये मशवरा लेने की जरूरत महसूस की थी कि रूम के एलचियों के साथ क्या सलूक किया जाए, और हमारी अक्सरियत ने यह राय दी थी कि शहनशाह अव्वल तो उनसे मुलाकात करें वरना उन्हें हिफाजत से वापस भेज दें। दस्तगत के बड़े काहिन के अलावा सिर्फ चंद उमरा ऐसे थे जिन्होंने रोमियों के लिए कत्ल या कैद की सजा का मुतालबा किया था। शहनशाह ने मुलाकात की तजवीज़ मंजूर कर ली है और रोमियों के मुतालिक ये हुक्म दिया गया है कि सरे दस्त उनके साथ इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का सा सलूक किया जाए। मुझे यकीन है कि शहनशाह उन्हें बहुत जल्द बारियाबी अता करेंगे और अगर रोमियों ने उनकी तमाम शराइत मान ली तो सुलह हो जाएगी। अब तुम्हारा मसला रह जाता है। मैं आज कैसर के आदमियों से मिला था और वो ये कहते थे कि हम सबसे पहले शहनशाह की खिदमत में तुम्हारी रिहाई की दरख्वास्त पेश करेंगे, लेकिन मैंने उन्हें यह समझाया था कि अगर तुमने इस किस्म की कोई दरख्वास्त की तो वो ठुकरा दी जाएगी, और ये भी मुमकिन है कि आसिम की तरह तुम भी शहनशाह के ज़ेरे अताब आ जाओ। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम सरे दस्त शहनशाह के सामने आसिम का जिक्र ना करो। जब सुलह की शराइत तय हो जाएंगी तो मुमकिन है कि आसिम के हक में तुम्हारी आवाज़ भी मुअस्सर साबित हो। अब शायद वो तुम्हारी हिमायत में जुबान खोलकर अपनी उलझनों में इजाफा करने की गलती ना करे, लेकिन तुम्हें इस बात से मायूस नहीं होना चाहिए। मैंने तुम्हारे बचाव का एक और रास्ता निकाला है, लेकिन शर्त यह है कि तुम हकीकत पसंदी से काम लो। कैद खाने का दारोगा कमरे में दाखिल हुआ, लेकिन तूरज ने उसे हाथ के इशारे से रोकते हुए कहा, आप कुछ देर और बाहर ठहरें, मैं कैदी से एक जरूरी बात कर रहा हूँ।
दारोगा उल्टे पांव बाहर निकल गया और सूरज दोबारा आसिम की तरफ मतवज्जे हुआ। मैं तुम्हें बता चुका हूं कि सीन के कत्ल पर मुख्तलिफ शहरों के अवाम के रद्द अमल के मुतालिक जो इतलात आ रही हैं, उनके बायस शहनशाह काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं। तुम अगर चाहो तो शहनशाह की तमाम परेशानियां दूर कर सकते हो। आसिम ने सवाल किया, मैं शहनशाह की परेशानियां कैसे दूर कर सकता हूँ?